हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, जो हम अपनी सीरीज चला रहे हैं बेटा बायोटेक वाली है ना, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इसके हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं बेटा। और अब हमें जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर इसका जो आखिरी स्टेप है वो हम समझने जा रहे हैं। यहाँ पे बेटा हम बात करेंगे कि कैसे हम, हालांकि मैं बात कर चुका हूँ होस्ट के अंदर कैसे इंसर्ट किया जाता है और कैसे मतलब रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को कैसे पहचाना जाता है बेटा। जब हम क्लोनिंग साइट डिस्कस कर रहे थे वहां पे हमने कर दिया था, क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा बहुत हाच पौच करके दिया गया इन चीजों को। तो दोबारा से हेडिंग के अंदर बेटा समझाया गया आपको कि इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट। हेडिंग यहाँ पे क्या है बेटा? इंसर्शन ऑफ होस्ट के अंदर फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करना। ठीक है, इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट। सुनो जरा ध्यान से। अब बेटा फॉरेन डीएनए के इंसर्शन की बात कर रहे हैं होस्ट के अंदर, तो हमने बताया था बेटा तरीका क्या होगा। तरीका ये होगा कि आपने डीएनए को कट करके कर लेना है, डीएनए को कट कर लिया जो फॉरेन डीएनए था, वेक्टर को कट कर लेना है, वेक्टर को कट कर लिया, दोनों को लाइगेट करना है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, कर लिया गया है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो चुका है, समझे। वेक्टर बेटा जो था, जो वेक्टर था, जब हम बात कर रहे थे वेक्टर की बेटा, तो इसके अंदर ओराई रहा होगा। ओराई के अलावा जो आपने बेटा एक्स्ट्रा ऐड किया था इसके अंदर, वो पार्ट की हम बात कर रहे थे बेटा जो कि फॉरेन डीएनए की तरह एक्ट कर रहा था। वो पार्ट जो कि बेटा फॉरेन डीएनए की तरह एक्ट कर रहा था, इसको हमने ऐड कर लिया। अब इसको हमें होस्ट के अंदर भेजना था, है ना। होस्ट की अपनी सेल होगी बेटा, इसका एक डीएनए होगा, इसको भी भेजना है हमें। अब इसको अगर मान लो आपने बेटा भेजा यहाँ पे, है ना, इस वेक्टर को आपने भेजा। वेक्टर को भेजने के बाद में आपको फाइंड आउट ये करना है बेटा कि क्या जो हमने इस वेक्टर को भेजा है, क्या जो हमने इस वेक्टर को भेजा है बेटा, इसके अंदर डीएनए पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। और जरूरी ये भी नहीं कि हर एक होस्ट के अंदर वेक्टर पहुंच जाए। मतलब आपको जो सेल मिलेगी बेटा, तीन तरीके की सेल मिलेगी। हो सकता है ये इस तरीके की सेल मिले, हो सकता है जो आप होस्ट सेल की बात कर रहे हो बेटा, हो सकता है ये वाली होस्ट सेल मिले आपको, ये वाली होस्ट सेल मिले, और हो सकता है बेटा ऐसी होस्ट सेल मिले जिसके अंदर गया ही ना हो। ठीक है, ये बात हमने करी थी। इसको हमने डिटेल के अंदर बेटा जब क्लोनिंग साइट पढ़ाई थी, जब हमने पीवीआर 322 पढ़ाया था, तो वहां पे हम बता चुके हैं, इसलिए मैं इसकी डिटेलिंग में तो नहीं जाने वाला अभी। बेटा अगर आपको समझना है ये लेक्चर, तो आप क्लोनिंग साइट वाला वीडियो मेरा पूरा देख सकते हैं। वहां पे हमने एम्फिसिलिन सेलेक्टेबल जीन मार्कर जीन की बात करी थी, टेट्रासाइक्लिन जीन की बात करी थी। हमने आपको डिटेल के अंदर समझाया था कि कैसे हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके बेटा, एक बार एम्फिसिलिन एक बार टेट्रासाइक्लिन डाल के, हम कैसे ये पहचान पा रहे थे कि कौन इनमें से ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। हम एक बेटा जो एम्पीसिलिन है ना, जो जो एक बेटा जीन था एम्पीसिलिन वाला, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन वाले को कट किया था, तो एम्पीसिलिन वाला डाल के हम ये पता कर रहे थे बेटा कि कौन सा इन सेल के अंदर कौन सी ऐसी सेल है बेटा जो कि ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। टेट्रासाइक्लिन वाला ऐड करके हम ये चेक कर रहे थे कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, ये पूरी बात हो चुकी थी। एक सिलेक्टेबल मार्कर बेटा क्या सिलेक्ट कर रहा था, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर रहा था। दूसरा वाला क्या कर रहा था बेटा, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर रहा था। ठीक है, अच्छा ओके, ये बात हो गई। इसके बाद में जो बेटा हमें समझना है, हमें समझना है कि हम कैसे ऑप्टेन करें फॉरेन जीन प्रोडक्ट को, ऑप्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, सुनो जरा। फॉरेन जीन प्रोडक्ट है ना, ऑप्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अभी जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट की बेटा हम बात कर रहे हैं, जिसको ऑब्टेन करना है, यहां पे हम ये कह रहे हैं कि समझो जरा बात को। यहां पे बेटा दो टर्म, आप जब एनसीईआरटी रीड करना शुरू करेंगे, आपको दो टर्म ऐसे मिलेंगे जो आपको थोड़ा परेशान करेंगे। एक तो आपको टर्म मिलेगा बेटा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अच्छा, इस जो ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट को हम बेटा दूसरे तरीके से ना, इसको अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसी को हम कह देते हैं
अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर बेटा हम आफ्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग जो भी प्रोसेस करते हैं, जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर बेटा हम मैक्सिमाइज करते हैं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को। हम ये देखते हैं कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। उन पूरे प्रोसेसेस को मिला के हम अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। इसमें जो हमें मेन समझाना है बेटा आज के लेक्चर के अंदर, इसके अंदर हमें मेनली ये समझाना है कि जो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग है, यहां पे दो टर्म जो एनसीईआरटी ने समझाया आपको, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और हेट्रोलॉगस होस्ट। दो टर्म, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन पहला आपको यह समझना है, दूसरा आपको हेट्रोलॉगस होस्ट समझना है। हेट्रोलॉगस होस्ट, दोनों चीजें समझे जरा। इसको समझाने के लिए बेटा हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन इंसुलिन का। किसका एग्जांपल लेते हैं? ह्यूमन इंसुलिन का। हम ये आपसे बताना चाह रहे हैं, जैसे मान लो सपोज करो एक कोई प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना है बेटा बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। वो जो प्रोडक्ट है बेटा वो नेचुरली फॉर्म हो रहा था किसी ह्यूमन जीन के द्वारा। जैसे मान लो सपोज करो ह्यूमन इंसुलिन बेटा बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस जो कि पैंक्रियाज की सेल होती है वहां पे फॉर्म होता है। अब वो ह्यूमन वाला जो इंसुलिन है बेटा आपको किसी बैक्टीरिया के द्वारा फॉर्म करना है, तो आप क्या करो, जो ह्यूमन का बेटा डीएनए है, इस डीएनए से उस जीन को आइसोलेट कर लो जो कि इंसुलिन फॉर्म करती है। इंसुलिन वाला बेटा जो जीन है इसको यहां से आइसोलेट कर लो। इसको आइसोलेट करने के बाद में बेटा किसी वेक्टर के अंदर लाइगेट कर दो जिसके अंदर ओराई प्रेजेंट। वेक्टर के अंदर बेटा आपने लाइगेट कर दिया इसको। इस वेक्टर को अब आप ये बेटा वेक्टर किसी है ना बैक्टीरिया वगैरह का रहा होगा, इसको अब कहां भेजना है बेटा? इकोलाई सेल के अंदर भेजना है ना। मान लो सपोज करो इकोलाई का अपना डीएनए रहा होगा और ये बेटा है ना वेक्टर वाला है, जो आपने वेक्टर भेजा है, ये वो डिजायर्ड जीन था जो कि आपने भेजा है। अब ये बताओ बेटा वेक्टर के अंदर आपने कोई फॉरेन जीन अगर ऐड करी है तो ये वेक्टर कैसा हुआ? रिकॉम्बिनेंट हुआ कि नहीं? ये वेक्टर तो रिकॉम्बिनेंट है ना, बोलो ध्यान से, रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है कि नहीं? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने कहां भेजा बेटा? वेक्टर के अंदर, इस होस्ट के अंदर भेजा। ये होस्ट होस्ट अब ये होस्ट जो है बेटा, क्या ये होस्ट का अपना डीएनए है? नहीं है। किसका डीएनए? ह्यूमन का डीएनए है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में आया बेटा वेक्टर के थ्रू। कहां पे? इस होस्ट के अंदर। तो ये होस्ट कैसा हुआ बेटा? ये होस्ट हुआ हेट्रोलॉगस इस जीन के लिए। हेट्रोलॉगस हुआ इस जीन के लिए, हेट्रोलॉगस होस्ट। और जो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से प्रोटीन फॉर्म होगी बेटा उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। समझे कि नहीं समझे बबुआ? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ओके, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। हेट्रोलॉगस होस्ट के अंदर जो प्रोटीन फॉर्म हो रही, क्योंकि बेटा वो उस जो प्रोटीन फॉर्म हो रही है वो उस होस्ट का अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वो किसी फॉरेन किसी दूसरे ह्यूमन का डीएनए आपने इस्तेमाल किया बेटा, वेक्टर के अंदर ऐड किया। उस वेक्टर को, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को आपने भेजा कहां पे? होस्ट के अंदर। वो होस्ट कैसा हुआ? हेट्रोलॉगस उस जीन के लिए। और जीन कैसा हुआ बेटा? रिकॉम्बिनेंट जीन हुआ। उस रिकॉम्बिनेंट जीन से बनने वाला जो प्रोटीन है वो कैसा प्रोटीन हुआ? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हुआ। ये लाइन जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा हम क्यों इतना जोर दे रहे हैं बेटा, वहां पे समझ में नहीं आती पढ़ने पे, ठीक है। ये तरीका था बेटा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन फॉर्म करने का। ये जो हम बेटा आपसे बता रहे हैं फॉरेन ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसके अंदर बेटा हम करते क्या है, एक पूरा कल्चर मीडियम तैयार करते हैं। वो बेटा है ना बायोरिएक्टर वगैरह बड़े बड़े होते हैं, उनके अंदर हम इसको है ना इस पूरे पूरे होस्ट को बेटा डालते हैं वहां पे। कंटिन्यूअस प्रोसेस हो सकता है या फिर बेटा कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे रॉ मटेरियल डालो है ना, एक तरफ से डालो और जब पूरा रॉ मटेरियल अच्छे से पूरा फॉर्म हो जाए, प्रोडक्ट वगैरह बन जाए तब निकालो। एक कंटिन्यूअस सिस्टम होता है कि एक तरफ से रॉ मटेरियल डाल रहे, दूसरी तरफ से बेटा वो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको निकालते जा रहे हो। अब ये जो बायोरिएक्टर्स लिए जाते हैं बेटा, इनका साइज उस बात पे डिपेंड करता है कितना प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना है। समझ रहे हो? अलग अलग तरीके के बायोरिएक्टर लिए जाते हैं। यहाँ पे बेटा फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए बेटा होता है। बनाया कुछ इस तरीके से चाहता है कि बेटा है ना सारे प्रोडक्ट मिक्सअप हो सके अच्छे से। ये सारी बातें बेटा आपको एनसीईआरटी में दी गई हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हो सकता है हम अपलोड भी कर दें, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक बच रहा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का बच रहा है बेटा, उसको भी हम समझा देते हैं। उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है।
कि जो हम ये पूरी चीजें फॉर्म कर चुके हैं बेटा, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट फॉर्म किए होंगे बेटा वो हो सकता है कि प्यूरिफाइड फॉर्म में ना हो, उनको सेपरेट करना, उनको प्यूरिफाई करना, प्यूरिफाई करने के बाद में बेटा अगर कोई खाने वाली चीज है फ्लेवरिंग करना, उसको फ्लेवर वगैरह ऐड करना, इसके बाद में बेटा टेस्टिंग वगैरह करना। जैसे आपने कोई दवा वगैरह बनाई तो केमिकल टेस्टिंग वगैरह उसकी बड़ी जरूरी है, अलग अलग स्टेजेस पे केमिकल टेस्टिंग करी जाती है, इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो बेटा आप लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू। आप बेटा पूरी सीरीज को कंटिन्यूली बढ़िया से अच्छे से पूरा देखें, नोट्स वगैरह फॉर्म करें, क्वेश्चन सॉल्व कर लें बेटा। ये जो हम सीरीज चला रहे हैं बेटा, अगर आपने इसको पूरा फॉलो कर लिया, मैं गारंटी देता हूं आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आपको किसी और टॉपिक की जरूरत है बेटा, आप बता सकते हो हमको, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के आप हमें हमसे बातचीत कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसको जरा आप हमें समझा दीजिए। ठीक है, कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट के अंदर या फिर टेलीग्राम पे हमें हमसे बातचीत कर सकते हैं, वहां पे हमें समझा सकते हैं, हमने नंबर भी दे रखा है अपना, है ना, उस पर बातचीत कर सकते हैं। तो बेटा इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और से अच्छे वीडियोस बनाते रहें। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच, आप लोग चैनल से बने रहें।